Hello students, I am Ravi Kumar from KV CRPF मोकामा घाट। आज हम लोग इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर यानी पालमपुर गांव की कहानी में हम लोग जानेंगे फार्मिंग इन पालमपुर यानी पालमपुर में खेती किस तरह से होते थे उसके बारे में जानेंगे। जिसमें हमें फर्स्ट पॉइंट है कि लैंड इज फिक्स्ड यानी भूमि है जो स्थिर है, वो बढ़ घट नहीं सकता है। तो जो लैंड है वो तो रहेगा ही, ठीक है। तो इसका मतलब है कि खेती के लिए जो लैंड था वो फिक्स है, उसे हम और भी ज़्यादा बढ़ा नहीं सकते हैं। तो प्रोडक्शन बढ़ाना है तो किसी अदर तरीके के बारे में, अदर्स टाइप के सिस्टम के बारे में हम अपनाएंगे। लैंड को हम ज़्यादा इंक्रीज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पालमपुर के बारे में बताया गया है। जब पालमपुर में जो प्रोडक्शन एक्टिविटी है, प्रोडक्शन एक्टिविटी ने उत्पादन के लिए जो कार्यकलाप है, मुख्य क्रिया है, उसका जो मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी कौन सा है, तो फार्मिंग यानी खेती है। फार्मिंग इज़ द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर। पालमपुर का खेती है जो मुख्य उत्पादन क्रिया है, ठीक है। तो यहाँ 75% जो पीपल्स हैं, 75% लोग जो डिपेंड हैं फार्मिंग पर यानी खेती पर ही डिपेंड है। 100 में से 75 आदमी पालमपुर में खेती करता है, 25 आदमी है जो अदर कोई और एक्टिविटी कर रहा होगा, अपना काम कर रहा होगा। लेकिन पालमपुर में 75% पीपल्स जो डिपेंड हैं फार्मिंग पर और उसी से अपने लिवलीहुड यानी जो जीविका है, उनका जीने का साधन वही फार्मिंग ही है, खेती है। और ये फार्मर भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये फार्मर भी हो सकते हैं या फिर ये फार्म लेबर भी हो सकते हैं। फार्मर या फार्म लेबर जो 75% है जो गांव में जो खेती पर निर्भर हैं, वो किसान भी हो सकते हैं या फिर जो खेत में काम करने वाला लेबर भी हो सकते हैं, ठीक है। और इन लोगों का वेल बीइंग यानी रहन सहन जो होता है, यानी खुशहाल रहेंगे या फिर इन लोगों की स्थिति कैसी होगी, ये सभी पूरी तरह से डिपेंड किस पर था, तो प्रोडक्शन ऑन द फार्म्स यानी जो प्रोडक्शन अगर अच्छा मिलेगा, प्रोडक्शन पर ही डिपेंड था। यानी जो प्रोडक्शन अच्छा होगा तो उन्हें वेजेज अच्छे मिलेंगे, अच्छा दाम मिलेगा उसका। अगर प्रोडक्शन ख़राब हो गया तो उसका दाम भी नहीं मिलेगा और जो फार्म लेबर हैं उन लोग को भी काम नहीं मिलेगा, ठीक है। आगे देखते हैं ऐसे में। तो फार्म जो प्रोडक्शन है, फार्म प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए बहुत सारे लिमिटेशन हैं या फिर कॉन्स्टेंट्स हैं। जो ज़मीन है वह किसी भी जगह पर क्या है, लिमिटेड मात्रा में है, लिमिट है एकदम। तो पालमपुर में बात किया जा रहा है कि 1960 में 1960 में के बाद वहाँ पर 1960 के बाद किसी भी तरह का एक्सपेंशन नहीं हुआ था वहाँ, यानी कि विस्तार नहीं हुआ पालमपुर में किसी भी खेत का, ठीक है। लेकिन 1960 के समय में देखते हैं, लेकिन 1960 के समय में ही वहाँ पर वेस्ट लैंड के रूप में भी उसे भी कन्वर्ट कर दिया गया था, किसमें, कल्टिवेबल लैंड यानी खेती योग्य भूमि में उसको भी कन्वर्ट कर दिया गया था। और उसे आज उसको यूज भी किया जा रहा था, किसके लिए, खेती के लिए,
ठीक है। और अब पूरे गांव में कहीं भी स्कोप नहीं बचता था कि वहाँ पर लैंड को इंक्रीज किया जाए, यानी खेती को इंक्रीज किया जाए, खेत करने के लिए फार्म प्रोडक्शन के लिए, यानी खेती के लिए कहीं भी गुंजाइश नहीं था कृषि योग्य भूमि वहाँ पर पालमपुर में, ठीक है। और एक चीज़ और यहाँ पर है, एक लैंड मेजर करने के लिए दिया गया है कि लैंड को मापने के लिए, भूमि को मापने के लिए स्टैंडर्ड यूनिट्स कौन है, तो हेक्टेयर का यूज किया जाता है। लेकिन गांव में क्या है कि लैंड को मेजर करने के लिए बीघा के भी यूज किया जाता है, और फिर एक चीज़ है गुंठा, बीघा और गुंठा का भी यूज किया जाता है गांव में। लेकिन स्टैंडर्ड जो यूनिट है, जो मानक इकाई है, वो ज़मीन को मापने के लिए हेक्टेयर है। तो 1 हेक्टेयर बराबर होता है 100 मल्टीपल 100 मीटर स्क्वायर मीटर, यानी 100 गुना 100 मीटर, यानी 100 स्क्वायर मीटर, यानी 10,000 स्क्वायर मीटर हो गया है, ठीक है। 1 हेक्टेयर बराबर। ठीक है। तो अब इसमें हम लोग आगे जानेंगे कि इज देयर ए वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड, यानी क्या उसी भूमि से अधिक पैदावार करने का कोई और तरीका है, कोई और वे है सेम लैंड पर और अधिक पैदावार किया जा सके। तो हम जिस तरह से कंडीशन के बात कर रहे थे और जिस तरह से फैसिलिटीज़ की बात कर रहे थे, उस तरह से हमें ऐसा पता चलता है कि यह कहाँ के गांव हैं, यूपी का वेस्टर्न पार्ट ऑफ स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, यूपी यानी उत्तर प्रदेश के वेस्टर्न पार्ट के कोई गांव है, ऐसा प्रतीत होता है। तो पालमपुर में ऑल लैंड कल्टिवेटेड, यानी जो जितना भी भूमि है वो सब कल्टीवेशन किया जाता है, और वहाँ पर कोई भी लेफ्ट भूमि नहीं है, मतलब कोई भी बेकार भूमि वहाँ पर नहीं है, कोई ज़मीन नहीं छोड़ा गया है। और यहाँ रेनी सीजन में जब वर्षा ऋतु होती है, ड्यूरिंग द रेनी सीजन में खरीफ फसल के रूप में ज्वार और बाजरा का ग्रो किया जाता है, उत्पादन करते हैं किसान लोग। बरसात के मौसम में वो वहाँ किसान ज्वार और बाजरा का उत्पादन करते हैं, ठीक है। जो खरीफ फसल है, ज्वार और बाजरा, खरीफ क्रॉप्स। और इस प्लांट का यूज किया जाता है किस में, तो ये कैटल फीड, यानी जो जानवर के जो चारा होता है उसके लिए भी यूज किया जाता है इसको, ज्वार और बाजरा को, ठीक है। फिर इसके बाद अक्टूबर तो दिसंबर में पोटैटो के, अक्टूबर टू दिसंबर के बीच में पोटैटो जो आलू होता है उसका उत्पादन किया जाता है, कल्टीवेशन करते हैं। आलू का उत्पादन कब करते हैं, अक्टूबर से दिसंबर के बीच में हम खेती करते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद इन द विंटर सीजन में, जो ठंड के सीजन में, उस समय जब सर्दी का सीजन रहता है उस समय हम रबी क्रॉप्स के रूप में हम वीट्स का जो गेहूँ होता है उसको हम उगाते हैं। तो जो वीट जो प्रोड्यूस होता है उसमें से फार्मर है जो अपने लिए, जो फैमिली के लिए, फैमिली
कंजप्शन जो हुआ फैमिली के लिए कुछ रख लेता है, और फिर उसके बाद जो सरप्लस जो वीट बचता है, जो उसके बाद एक्स्ट्रा जो गेहूँ बचता है, उसको वहाँ के मार्केट है वहाँ पर रानीगंज में, रायगंज में, वो रायगंज के मार्केट में उसको सेल कर देता है, बेच देता है। ठीक है। और फिर ए पार्ट ऑफ द लैंड एरिया इज ऑल्सो डिवोटेड टू द शुगर केन, और फिर ज़मीन का कोई एक हिस्सा भी शुगर केन के लिए उत्पादन के लिए यूज किया जाता है। और फिर शुगर केन के शुगर केन के जो रॉ फॉर्म हुए, यानी कि जो कच्चे रूप में जो हुआ, या फिर जैगरी जो गुड़ जो बना, उसको कहाँ सेल करता है, तो शाहपुर के जो ट्रेडर्स होते हैं उनको बेचा जाता है, उनसे बेच देते हैं। ठीक है। इस तरह से हम क्या जाने कि जो पालमपुर में एक वर्ष में जो 3 डिफरेंट, मेन रीजन इसमें क्या हुआ, 3 डिफरेंट क्रॉप्स, एक वर्ष के अंदर ही हम 3 डिफरेंट फसल को उत्पादन किए, वहाँ ग्रो किया जाता है। क्योंकि वहाँ पर क्यों किया जाता है, वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरिगेशन, यानी खेती के लिए बहुत ही डेवलप्ड सिस्टम है वहाँ, इसलिए। और पालमपुर गांव में इलेक्ट्रिसिटी भी जल्दी ही आ गया था वहाँ पर। जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो पालमपुर में जल्दी ही बिजली भी आया था, जिससे क्या हुआ, जब बिजली जब आ जाएगी, ज़्यादा कनेक्शन वहाँ आ जाएगा बिजली, तो वहाँ के जो पालमपुर में जो इरिगेशन का जो सिस्टम था, जो पहले जो काम किया जाता था खेती के लिए, सिंचाई के लिए, जो कि सिस्टम पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो गया, बदल गया एकदम। पहले मान लीजिए कि सिंचाई के लिए कुआं से राहट होता था, उससे पानी निकाला जाता था। लेकिन जब से बिजली आया तो वहाँ पर क्या हुआ कि ट्यूबवेल, जो नलकूप होता है, उसका यूज होने लगा और अच्छा सिंचाई हुआ। तो ट्यूबवेल का 1st नंबर में गवर्नमेंट ही लगाया। वहाँ पर ट्यूबवेल लगाने का जो स्टार्ट किया वो गवर्नमेंट किया। फिर उसके बाद लोग, वहाँ के जो किसान थे, वो भी अपना ट्यूबवेल लगाने लगे, जिसका रिजल्ट क्या हुआ कि मिड 1970 के मध्य में पालमपुर में 200 हेक्टेयर एरिया पर जो इरिगेट हो गया, यानी सिंचित हो गया। 200 स्क्वायर एरिया जो था, वो 200 स्क्वायर हेक्टेयर एरिया पूरी तरह से सिंचित हो गया, सिंचाई वहाँ साधन हो गए। ठीक है। इस तरह से हम पालमपुर के बारे में जाने। और एक चीज़ और यहाँ पर हम जानेंगे, मल्टी क्रॉपिंग, यानी बहुविध फसल, जो मल्टी क्रॉपिंग जो सिस्टम था उसके बारे में। तो मल्टी क्रॉपिंग क्या है कि 1 ईयर में, एक साल में, किसी भी लैंड पर मोर देन 1 क्रॉप्स, यानी एक से अधिक फसल को उगाया जा सकता है। ग्रो मोर देन 1 क्रॉप्स, यानी एक से अधिक फसल को अगर उगाया जाता है तो उसे हम मल्टी क्रॉपिंग या बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। ठीक है। तो यह सबसे कॉमन वे क्या है इसमें कि प्रोडक्शन को इंक्रीज करने का, कि किस तरह से प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए, उत्पादन अधिक से अधिक हो। तो पालमपुर के जितने भी किसान थे वे एटलीस्ट 2 मेन क्रॉप्स को ग्रो करते थे, कम से कम 2 फसल जरूर उगाते थे एक साल के अंदर। और कुछ अदर जो फार्मर थे वो पिछले
15 to 20 ईयर यानी 15 से 20 वर्ष में वो थर्ड क्रॉप्स के रूप में पोटैटो को भी उगा रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर वीट दिया गया है, बाजरा, शुगर केन, पोटैटो से फिगर दिया गया, डिफरेंट क्रॉप्स है। ठीक है, इस तरह से हम लोग जाने कि अधिक पैदावार कैसे किया जाएगा। तो ट्यूबवेल के यूज करके भी अधिक फसल को उगाया जा सकता है। अब आगे हम लोग जानेंगे कि जो प्रोडक्शन को जो अधिक उत्पादन करने के लिए इंक्रीज करने का एक तरीका के रूप में हम लोग क्या जाने थे कि सेम लैंड इज बाय मल्टीपल क्रॉपिंग, यानी बहुविध फसल प्रणाली के थ्रू भी हम उसको अधिक इंक्रीज कर सकते हैं। प्रोडक्शन के इंक्रीज प्रोडक्शन के लिए मल्टीपल क्रॉपिंग के थ्रू हम बढ़ा सकते हैं, अधिक उत्पादन कर सकते हैं। तो अब हम और सेकंड अदर वे के बारे में हम लोग जानेंगे कि अदर वे क्या है फार्मिंग का। तो मॉडर्न फार्मिंग मेथड यानी आधुनिक कृषि विधि है, इसका भी यूज करके मॉडर्न फार्मिंग मेथड का यूज करके हम प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जा सकता है, अधिक से अधिक उत्पादन किया जा सकता है। ठीक है, तो मिड 1916 में 1960 के मध्य में सीड्स के ये यूज किए जाते थे खेती के लिए। वे क्या थे? वो ट्रेडिशनल सीड थे। वो 1960 में जो यूज किया जाता था वो ट्रेडिशनल थे। ट्रेडिशनल मतलब क्या हुआ कि जो पारंपरिक जो खेत था, खेती पारंपरिक जो बीज जो पहले के जो होता था लोकल बीज, उसी को यूज करते थे, उसी को कहता है ट्रेडिशनल सीड्स। ठीक है, तो 1960 के मिड में ट्रेडिशनल सीड का यूज किया करते थे और उनकी जो उपज था जो काफ़ी लो था। ट्रेडिशनल सीड का यूज करने से उसका उपज था, यील्ड लो था, लो यील्ड, उपज बहुत कम होता था। और उसमें क्या था कि ट्रेडिशनल सीड में उनको पानी जो होता है वो भी खेती के लिए सिंचाई का जो साधन, सिंचाई जो पानी की आवश्यकता होती है वो ट्रेडिशनल सीड में लेस होती थी, बहुत कम आवश्यकता पड़ती थी। और उसमें क्या था कि किसान लोग फर्टिलाइज़र के रूप में काऊ डंग्स यानी जो गाय का जो गोबर होता है उसका यूज करते थे, या फिर अदर नेचुरल जो फर्टिलाइज़र था उसका यूज करते थे किसान लोग। किस में? ट्रेडिशनल सीड्स का जब यूज करते थे तब। ठीक है, लेकिन ग्रीन रिवॉल्यूशन, एक हरित क्रांति आया कब? 1960 के लास्ट में, लास्ट 1960 ग्रीन रिवॉल्यूशन जो हरित क्रांति आया लास्ट 1960 में, उससे क्या हुआ कि इंडियन जो फार्मर हैं वो अधिक उपज वाले बीज HYV हायर यील्डिंग वेराइटी जो HYV जो सीड्स मिले, जिससे क्या हुआ कि उसके द्वारा वीट यानी गेहूं और जो चावल है उसका खेती करने के लिए और भी तरीका अपनाया गया, जिससे कि और अधिक उत्पादन हो गया। और इसमें जो HYV जो सीड्स का जो यूज किया गया, अगर कंपेयर किया जाए इससे और ट्रेडिशनल सीड से, जो पहले था परंपरागत जो बीज था उससे अगर कंपेयर किया जाए तो ट्रेडिशनल सीड के तुलना में HYV सीड ज़्यादा प्रोडक्शन देता था, इससे ज़्यादा उत्पादन होता था HYV सीड से, जिससे कि एक लिमिट लैंड पर, एक सीमित लैंड जहाँ हो उस पर पहले के मुकाबला बहुत अधिक मात्रा में प्रोडक्शन होने लगा था। और इसके लिए एक चीज़ और था
ऐसा नहीं कि ऐसे ही हो गया। इसके लिए अधिक मात्रा में प्रोडक्शन के लिए क्या ज़रूरत था? ज़्यादा मात्रा में इसको वाटर, फिर केमिकल फर्टिलाइज़र, ज़्यादा मात्रा में वाटर, केमिकल फर्टिलाइज़र एंड पेस्टिसाइड्स, यानी बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता थी HY सीड्स में, और फिर जो केमिकल रासायनिक उर्वरक होता है उसकी भी आवश्यकता थी, और फिर जो पेस्टिसाइड जो कीटनाशक होता है यानी कीटों से बचाने के लिए उसका भी यूज करना पड़ता था, तभी ज़्यादा उत्पादन होता था फसल का। ठीक है। तो और एक चीज़ इसमें, सबसे पहले HY भी जो सीड्स आए इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन में, कहाँ? तो इंडिया में पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के जो फार्मर थे उसने खेती करने के लिए ही मॉडर्न फार्मिंग मेथड का यूज किया, और इस रीजन के सिंचाई के लिए भी ट्यूबवेल के भी व्यवस्था थी। यहाँ पर ट्यूबवेल भी था, ऐसा नहीं कि ऐसा ही इरिगेशन के लिए ट्यूबवेल भी था। और HYV सीड, मेड यूज ऑफ HYV सीड का यूज किया, फिर केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज किया एंड पेस्टिसाइड के यूज किया फार्मर लोग, तब जाकर वहाँ पर उत्पादन बहुत अधिक हुआ पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी में। ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि और भी वहाँ यूज किया, ऐसा नहीं कि उर्वरक का तो यूज ही किए, कीटनाशक का यूज किए, इसके साथ साथ वहाँ पर ट्रैक्टर का भी मशीनरी के रूप में ट्रैक्टर और भी अदर मशीनरी के रूप में यूज किए, जिससे कि वहाँ पर जुताई और जो कटाई का काम जो होता था वो तेज़ी से, हार्वेस्टिंग फास्टर हो जाए, कटाई बहुत तेज़ी से हो सका, और वहाँ पर यील्ड्स ऑफ वीट यानी बहुत अधिक गेहूं का पैदावार हुआ, बहुत ज़्यादा गेहूं पैदा हुआ। इसी तरह से आगे हम लोग जानेंगे पालमपुर। तो पालमपुर में जो ट्रेडिशनल जो सीड्स से, अगर वीट का जो प्रोडक्शन हो रहा था, ट्रेडिशनल जो सीड्स से गेहूं के जो उत्पादन जो किया जा रहा था वो कितना था? मात्र 1300 kg पर हेक्टेयर, एक हेक्टेयर में मात्र 1300 kg गेहूं का उत्पादन होता था। लेकिन HYV सीड का जब यूज किया गया तो 3200 kg पर हेक्टेयर, एक हेक्टेयर में 3200 किलोग्राम गेहूं का उत्पादन होने लगा। से अंदाज़ा लगा सकते हैं कहाँ 1300 कहाँ 3200, बहुत ज़्यादा उत्पादन होने लगा गेहूं का। इस तरह से गेहूं के उत्पादन में बहुत अधिक इंक्रीज किया। और अब फार्मर क्या थे, वहाँ के जो फार्मर थे वीट, उनके पास मार्केट में सेल करने के लिए अब उनके पास जो फैमिली से खाने के लिए जो रखते थे गेहूं, उसके अलावा भी बहुत अधिक मात्रा में सरप्लस वीट काफ़ी मात्रा में अवेलेबल रहा, उसको मार्केट में सेल कर दिए। ठीक है। इस तरह से हम जाने कि सीमित खेत पर या फिर सीमित जो भूमि है उस पर हम किस तरह से ज़्यादा से ज़्यादा हम पैदावार कर सकें, अधिक उत्पादन कर सकें हम। ओके।